के मोहम्मद सर, मैं कई सालों से आपको देखता आ रहा हूँ टीवी पे। इंडिया में आपने जो राम मंदिर का जब एक्सकवेशन करा 1990s में ही आपने ये बोल दिया था ऑलरेडी कि यहाँ पर अंदर मंदिर के अवशेष हैं। मुसलमान जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने बहुत मंदिर तोड़ा है, लेकिन ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने गलती किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया इंडियन एक्सप्रेस में कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ये पूरे की पूरा फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। अयोध्या हिंदूज के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मुसलमानों को मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है। बाद में मेरे ऊपर एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट को ऊपर दबाव डलवाया, तो सेक्रेटरी वॉज एट दैट टाइम, उन्होंने मुझसे कहा। अब हम नालंदा यूनिवर्सिटी पे आते हैं। उस यूनिवर्सिटी में जितनी भी किताबें थी सबको जला दिया गया था। तो ऐसी 2 या 3 वहाँ पर कौन सी ऐसी हैरान कर देने वाली बातें हैं जिसके लिए व्यूअर्स को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वहाँ वो जाएं। जो लाइब्रेरी जल गया है। आपको कौन सा ऐसा साइट लगता है इंडिया में जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे और ज़्यादा काम होना चाहिए? ये इंडिया, इट इज सच ए वास्ट कंट्री, इसमें कई जगह पे है। एक तो डकॉइट्स थे उस जमाने में, उसमें से एक लखन सिंह उनका नाम था, उनको मैंने अपने ऑफिस में बुलाया। फिर जना दिस वर्क वाज सीन बाई, मुझे एक फोन किया है एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडिया का बहुत नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड शी वाज ए फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, एंड शी इज ए राइटर आल्सो। अभी समझ गए हम, अभी आप समझ गए सर। ये आपने एलोरा की बात करी, पहाड़ के ऊपर से किसी ने सोचा कि इसको चिजल से तोड़ना शुरू करते हैं पहाड़ को, और इतना सुंदर मंदिर बना दिया। और आप एक सिंगल रॉक से तोड़ दो, यानी एक गलती हुई तो आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये तो एक बहुत जबरदस्त काम है। देखिए ऊपर से कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं ये तो इंसान के काम नहीं है। ये के मोहम्मद सर, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर आवर पॉडकास्ट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं कई सालों से आपको देखता आ रहा हूँ टीवी पे। आपने राम मंदिर अयोध्या एक्सकवेशन पे बहुत ज़बरदस्त काम करा हुआ है, आपने चंबल में बहुत ज़बरदस्त काम करा है, हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स आपने रिस्टोर करे हैं हमारे देश के लिए। सो मेरे को लगता है कि जब भी इंडिया की आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री लिखी जाएगी, कोई बुक लिखी जाएगी, यू विल फाइंड अ मेंशन ओवर देयर। सो and I think you have been the most renowned media personality from archaeology in our country in the last 30-40 years. तो सर 65 अराउंड 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हुए थे। यस। और मैं बचपन से ये समझता आ रहा था कि कोई एस्ट्रॉइड आकर के अर्थ को हिट हुआ जिसकी वजह से ये सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। अब मैं जब रिसर्च के लिए पढ़ता था तो मुझे पता चला कि हमारे इंडिया में ही डेक्कन टेरेन में एक वॉल्केनो था जो इरप्ट लगभग उसी समय हुआ था। और ऐसी स्पेकुलेशन या ऐसी कुछ स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि ये वॉल्केनिक इरप्शन ने जो इंडियन डेक्कन टेरेन में हुआ, इसकी वजह से एक मेजर इम्पैक्ट था एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स पे। ये क्या हुआ था सर इस समय, और ये क्या, इसके बारे में क्या आप लोग एज आर्कियोलॉजिस्ट किस तरह से देखते हैं इस इवेंट को? असल में ये जो एरप्शन ऑफ वॉल्केनोस वगैरह जो आते हैं वो ज़्यादातर जो है जियोलॉजी के फील्ड में आते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी जो है ना, आर्कियोलॉजिस्ट को वो भी थोड़ा सा सीखना पड़ता है। ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो एक तो प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं, उसके बाद जो ना ह्यूमन जो एनिमल एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। देन 65 मिलियन साल पहले जो डायनासोरस थे उसको जो ना फिर कैसे एवोल्यूशन हुआ, फिर कैसे एक्सटिंक्शन हुआ। अगर आप मालवा प्लेट्यू जाएंगे, डेक्कन प्लेट्यू जाएंगे, वहाँ सब जो ना बिकॉज ऑफ द एरप्शन ऑफ दिस वॉल्केनोस वहाँ कई जो ना अवशेष अब भी मौजूद है। जैसे इसी तरीके के तो हिस्टोरिक पीरियड में जो एरप्शन हुआ था इसमें इटली में हुआ था। तो इटली में वेजुवियन माउंटेन से उसका एरप्शन जो हुआ, तो पोम्पे करके एक शहर था, बहुत बड़ा शहर था पोम्पे। दैट सिटी कंप्लीटली बिल्कुल एकदम जो ना खत्म हो गया और इट वाज कंप्लीटली कवर्ड विद लावा। देखिए उससे पोम्पे के तो मतलब
रोंगटे खड़े हो जाएं ऐसे इमेजेस, मतलब लोग कोई बैठ करके ऐसे ठंड से ठिठुर रहा है यस और वो वैसे ही मर गया, कोई लेटा हुआ है अपने परिवार के साथ और वो वैसे ही पास अवे हो गया। और वो सारे स्कल आज के क्योंकि उधर आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ढूंढा और वहाँ गड्ढे थे, ये सर यस ये बिल्कुल लाइव एकदम ऐसा लगता है कि कोई जिंदा है और फिर वो समय में बर्फ की तरह जम गया। जम गया मतलब आप इमोशन भी देख सकते हो फेस के ऊपर कुछ कुछ इसमें या कि किस तरह से वो क्या फील कर रहा होगा उस समय, शायद आप समझ सकते हो। ये सर जो एक डेस्परेशन या सीकिंग हेल्प वाली जो इमोशन होता है वैसा लगता है ये देख करके। तो ये सर क्या हुआ था पॉम्पे में, क्या हुआ था? इसी तरीके से वोल्केनिक एरप्शन हुआ था, पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो गए, लेकिन लावा पड़ने की वजह से वो उसका प्रिजर्वेशन भी हो गया और कैविटी बन गया। जब 1840 1860 में जब जो ना इसका एक्सकेवेशन, साइंटिफिक एक्सकेवेशन हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या हुआ है, तो उसके लिए उनको मोल्टन इसी में डालना पड़ा, तो उसी के इम्प्रेशन में ये सारी चीज़ें मिला है। तो इसी तरीके से एक तो खैर तो बॉम्बे का हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ वेसुवियस। अच्छा, ये सब चीज़ें जो ना जो काम जो चल रहा था, ये देयर वाज अ पर्सन, आई मीन वो जो ना पूरा ये रिकॉर्ड कर रहे थे दूर से, ही वाज इन दिस वन, समुंदर में था, जहाज में था। उन्होंने अपनी किताब में ये सारी चीज़ें लिख के रखा है। तो वहीं से हम लोगों को पता चला कि दिस एरप्शन ऑफ वेसुवियस की वजह से बॉम्बे शहर जो ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक और शहर था हेरकुलानियम, उसका नाम था, वो भी इसी की तबाह और बर्बाद हो गए। उसके बाद सालों तक लोगों को पता नहीं है। देन फिर रिनेसेंस पीरियड में जो 16th सेंचुरी में लोगों को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता लगा, लेकिन उस ज़माने में एक्सकेवेशन तो नहीं था, साइंटिफिक एक्सकेवेशन नहीं था। वो 1840 1860 में फिर काम शुरू हुआ, एंड नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सिटीज़। लोग देखने के लिए लोग जो ना तमाम लोग जो ना जाते रहते हैं लोग, इट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। लेकिन हम लोग जो ना वो मार्केटिंग हेरिटेज नहीं कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास भी इस तरीके के नहीं, लेकिन जो ना ऐसी जो ना बहुत सारे हमारे पास भी जो ना बहुत सारे टाउनशिप्स है, यूनिवर्सिटीज़ है। आई वॉज द इंचार्ज ऑफ नालंदा ऑल्सो फॉर 4 years। ये इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज था उस जमाने का, जिसके बारे में कहानी ये आती है कि उस यूनिवर्सिटी में जितनी भी किताबें थी सबको जला दिया गया यस इन्वेजन की वजह से, ताकि ये हेरिटेज आगे ना बढ़ पाए। ये 3 इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी थे वहाँ। तो उसमें रत्नगंजा एक नाम का, दूसरा रत्नोदिति दूसरे का नाम था, और रत्न सागरा, 3 इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज थे वहाँ। और बख्तियार खिलजी जब आए तो उन्होंने ये पूरी की पूरी जो लाइब्रेरी है वो ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो ना एक तो खैर तो वहाँ का हुआ, फिर उदंतपुरी करके एक यूनिवर्सिटी था, वहाँ से जो ना सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, वो बिहार शरीफ में, उस यूनिवर्सिटी को भी जला दिया। फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी करके एक अनदर यूनिवर्सिटी था। तो ये जो ना नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये 4th century 5th century AD में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया था। दुनिया में सबसे मॉडर्न यूनिवर्सिटी जो ब्रिमिंघम यूनिवर्सिटी कहते हैं, दैट वाज इन द 10th century। सेकंड इम्पोर्टेंट जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी है दैट इज पेरिस यूनिवर्सिटी है। थर्ड है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दैट वाज इन 11th century। फिर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये ब्रिमिंघम यूनिवर्सिटी, पेरिस यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी में मेनली यूरोपियन स्टूडेंट्स आया करते थे। लेकिन हमारे पास जो ना सिर्फ एशिया का नहीं है, हमारे पास जो ना साउथ ईस्ट एशिया का स्टूडेंट्स आए थे, फार ईस्ट एशियन जैसे जापान है, कोरिया है, चाइना है, इधर से यूनिवर्सिटी से लोग आते थे। ह्यूआंगसांग यहाँ से जो ना 576 किताबें मैन्युस्क्रिप्ट लेके गया है। यीजिंग करके दूसरा एक वो था,
ही हैड टेकन 400 जो ना मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी, ये सब जो ना वहाँ प्रिजर्व हुआ और यहाँ प्रिजर्वेशन नहीं हो पाया। तो आप देखिए क्या ज़बरदस्त रहा होगा उस ज़माने में जो अपनी यूनिवर्सिटी। हाँ, अब मैं बताता हूँ व्यूअर्स को कि चीज़ें कैसे जुड़ती हैं। 66 मिलियन साल पहले ये डेक्कन प्लेन में ये वोल्केनो इरप्शन हुआ जिसकी हमने बात करी, जिसकी वजह से वोल्केनिक ऐश जमा, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी के अंदर मेटल बहुत ज़्यादा था। ऐसा बोला जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर था, मगध जो एम्पायर था, वो मेटालिक वेपन्स और दैट वो पूरी की पूरा एम्पायर अपनी मेटल क्राफ्ट की वजह से बना था। उस एम्पायर की यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। और वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी अब हम बात कर रहे हैं। तो जो 65 मिलियन ईयर्स पहले की जो इवेंट थी वो कहीं ना कहीं बहते बहते जो है नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ती है असल में। और ये ब्यूटी है इंडियन टेरेन की, क्योंकि इंडियन टेरेन उस वॉल्केनिक इरप्शन के बाद इतना रिच और फर्टाइल हो गया था कुछ हजार सालों बाद कि यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल था। या हो रहा था या नहीं हो रहा था शायद उसके हमें कंक्लूसिव एविडेंस अभी नहीं मिलते हैं, लेकिन पॉसिबल था। अब हम नालंदा यूनिवर्सिटी पे आते हैं। सर आपने 4 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में लगाए, ऐसी क्या क्या चीज़ें मिली आपको वहाँ पर जो आपको लगा कि ये हमें बताना चाहिए दुनिया को इन चीज़ों के बारे में? क्योंकि बहुत लिमिटेड, हम जैसे जैसे एक कॉमन मैन की तरह हमको ऐसा लगता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो भी रिकॉर्ड्स थे शायद जला दिए गए हैं, अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। सही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जला दिया है। एक तो खैर तो उनका जो अप्रोच जो है ना दैट वाज टोटली डिफरेंट। एक तो हमारे पास जो ना तक्षशिला यूनिवर्सिटी थे पहले, एंड दैट वाज इन जो आजकल का जो पाकिस्तान के एरिया है, दैट वाज आल्सो ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया। सो दैट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, लेकिन वो छोटा था और उसका अप्रोच भी जो ना बिल्कुल इतना ओपन नहीं था, क्योंकि दैट वाज मेनली फॉर द हायर क्लास। तो उस ज़माने में जो एजुकेशन है वो मेनली ब्राह्मण कम्युनिटी एंड क्षत्रिय कम्युनिटी के लिए था। तो हमने मासेस को नॉलेज नहीं दिया, मासेस को नॉलेज नहीं दिया। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज ए क्वालिटेटिव डिफरेंस जब नालंदा यूनिवर्सिटी बना। इट वाज ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, क्योंकि बुद्धिज्म ऑल क्लास ऑफ पीपल, क्योंकि बुद्धिज्म जो ना किसी कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इट स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। तो द अप्रोच ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज कंप्लीटली डिफरेंट। फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट से इट वाज मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेशन उन्होंने शुरू कर दिया। जब मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेशन जो ना इट वाज इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि चाइना में ट्रांसलेशन हो, चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है, कोरिया में हो रहे हैं, जापानीज में हो रहे हैं, पूरा फॉर ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जितने भी है, बर्मा है, ये है, श्रीलंका है, देन यू हैव गॉट कंबोडिया है, इन सारी जगह पे जो ना ट्रांसलेशन हो रहे हैं। एंड पीपल आर द सेकेंड थिंग इम्पोर्टेंट ये हुआ, पहले हम लोग समुद्र पार नहीं करते थे। देयर वाज ए टैबू। वो टैबू इसलिए था कि ऐसा माना जाता था कि जो समुद्र के पार चला जाएगा वो अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाते। लेकिन इन लोगों ने उसको भी जो ना ब्रेक किया, जो इसमें ये वाला बुद्धिज्म नहीं आप पार कर सकते हैं। सो पीपल स्टार्टेड गोइंग देयर। इसमें दो कम्युनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वन इज ऑफ कोर्स बुद्धिज्म, दूसरा जैन पीपल जो ना, उन लोगों ने इसको टैबू नहीं माना। सो दे ऑल्सो बिकेम ट्रेडर्स। तो इसीलिए गुजरात के पास से जो ना बहुत सारे लोग बाहर गया। उसी तरीके से जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो मद्रास तमिलनाडु है, आंध्रा है, उधर से भी काफ़ी लोग चले गए। एंड दे हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन। हमारा जो ना अंकोर वाट वगैरह का जो डेवलपमेंट जितने भी हुआ, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब चीज़ों का जो डेवलपमेंट के लिए उन लोगों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का ये हुआ, इतना बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो अब जो ना बिकॉज इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1811 में इसका रूइंस मिला। तो लेकिन ये पता नहीं चला था कि ये रूइंस वगैरह जो ना नालंदा यूनिवर्सिटी का, ये हमको पता नहीं था। ऑलमोस्ट फॉर 50 years तक जो ना ये पता नहीं था।
1811 में पहले ये जगह लोकेट किया, और लेकिन 1860 तक नहीं पता। 1861 तक तो हमें पता नहीं था। हाँ, वाह। एंड सर, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, उधर के एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये कहाँ से नॉलेज हमें पता चली कि ये यहाँ पर क्या क्या होता था, कितनी रिच यहाँ पर एजुकेशन थी, साइंस थी, ये सब ऐसे क्या मिला हमें नालंदा यूनिवर्सिटी के साइट से जिससे हम ये सब डिसाइफर कर पाए? ये इसके बारे में यूनिवर्सिटी के डिस्क्रिप्शन के बारे में जो ना मेनली ह्यूयांगसांग है, और ये जिंग कहते हैं, इटसिंग भी कहते हैं, ये जिंग का डिस्क्रिप्शन से, और बहुत सारे जो ना कोरियन मंक्स आया करते थे, उनकी डिस्क्रिप्शन से ये पता चला कि दिस वाज ए नॉट ओनली ए ग्रेट यूनिवर्सिटी, इसमें सब्जेक्ट्स भी इतना पढ़ाते थे। उसके बाद जो ना 2 इंस्क्रिप्शन और जो ना वहीं से जो साइड से जो इंस्क्रिप्शन मिला है, एक तो यशोधर्मन का एक मिनिस्टर है, उनका एक इंस्क्रिप्शन है। वो तो जो डिस्क्रिप्शन जो दे रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल एकदम जो ना ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था, वो था, ये पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें दे रहे हैं। उधर से फिर हम लोगों को पता चला कि ये दिस वाज सच ए ग्रेट यूनिवर्सिटी। तो सर, नालंदा यूनिवर्सिटी का अगर ये टूर कोई करता है तो ऐसी 2 या 3 वहाँ पर कौन सी ऐसी हैरान कर देने वाली बातें हैं जिसके लिए व्यूअर्स को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वहाँ वो जाएं, बट ऐसी आपको क्या लगता है 2 या 3 चीजें जो आपको लगता है कि कोई भी देखेगा तो दंग रह जाएगा? जो लाइब्रेरी जल गया है, क्योंकि अभी वो जली हुई मिट्टी, ब्रिक्स जो ना अब भी वही मौजूद है, जो जली हुई उस समय यस, लगी थी। ब्रिक्स अब भी मौजूद है वहाँ। तो ये सब जो ना लोगों को दिखाना चाहिए क्या था। ये पूरा यस black हुआ यस हुआ है। यस 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 हम्म, वो पूरा, एंड दैट वाज द लाइब्रेरी था, जिस लाइब्रेरी के लिए द किंग ऑफ सुमात्रा गिव्स अ डोनेशन ऑफ 5 विलेजेस। उनका नाम था बालपुत्र देव। वो किंग जो ना वहाँ से जो ना फंड दे रहे हैं, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट जो ना आप कॉपी कीजिए और पूरा दुनिया में जो ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये सब चीज़ें जब लोगों को बताना चाहिए। अब भी 70% ऑफ नालंदा इज एक्सकेवेटेड, बाकी 30-40% अब भी ज़मीन के अंदर है, कई विलेजेस के अंदर है। अब वहाँ से लोगों को आपको जो ना अलग जगह पे शिफ्ट करना होगा, लेकिन उनको पहले मकान बना के दे दीजिए, फिर शिफ्ट कीजिए, फिर वो एक्सकेवेट कीजिए। एक द्रविडियन थ्योरी का भी एक इशू इंडिया में आता है, उस पे सर आपका क्या टेक है? नहीं, द्रविडियन थियोरी का तो कुछ लोगों का ये कहना है, क्योंकि एंड दैट इज मोस्टली स्पेशली फ्रॉम जो सदर्न इंडिया से जो लोग कहते हैं, तो वो अपने को जो ना, जो मूलवासी जो ना अपने को साबित करने के लिए वो लोग भी कोशिश करेंगे। तो हर एक का जो ना क्लेम रहता है, लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन जहाँ जहाँ साउथ में भी हुआ है, ईस्ट में भी हुआ है, वेस्ट में भी हुआ है, कई जगह पे हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, कई जगह पे पैरेलल थिंकिंग भी हुआ है। बिल्कुल, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़ जो आपको यहाँ, जैसे स्वस्तिक है, आपको यहाँ मिल रहा है, आपको जर्मनी में भी मिल रहा है, आपको जापान में भी मिल रहा है, आपको चाइना में भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग जो ना जर्मनी गए थे और जापान गए थे। बहुत सारी चीज़ें जो ना, जो इंडिपेंडेंट, जो पैरेलल थिंकिंग जो ना होता है, तो पैरेलल सिंबल भी रहते हैं। तो हम लोगों तो वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, ये भी रहा होगा, क्योंकि ह्यूमन जो हमारे ब्रेन एक है, इंसान कहीं पर भी हो ब्रेन एक ही है, हाथ एक ही है, तो उससे जो सृष्टि जो रहेगा वो एक, आई मीन यू विल बी फाइंडिंग ए काइंड ऑफ पैरेलल थिंकिंग एवरीवेयर। आप फॉर एग्जांपल जो अशूलियन टूल्स ले लीजिए, या अबिवलियन टूल्स दे दीजिए, पहले जो इंसान ने जो बनाया था, या माइक्रोलिस्ट ले लीजिएगा, ये दुनिया की कई जगह पे एक ही जैसे रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन दुनिया का सारी जगह, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, तो एक ही टाइप का टूल्स है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरेक्शन था, बट इट वाज ए पैरेलल थिंकिंग एंड ए पैरेलल एक्शन आल्सो। और ये हमने नेचर में भी देखा है बहुत बार, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे सिमिलर एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं इन सिमिलर कंडीशंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, इस सब को जब हम जोड़ करके देखते हैं और प्रेजेंट डे आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, आपको कौन सा ऐसा साइट लगता है इंडिया में जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे और ज़्यादा काम होना चाहिए? ये इंडिया, इट इज सच ए वास्ट कंट्री, इसमें कई जगह पे है।
एक तो नॉर्थ इंडिया तो खैर तो ये जो हमारा जो एरिया है, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये एक एरिया ऐसा है जो जिसको हम लोग जो ना ब्रह्मवर्ता कहते हैं या आर्यवर्ता भी कहते हैं, इसको मध्य देश भी कहते हैं। ये हमारा कंसेप्ट ये था कि ये पूरा की पूरा देव लोगों ने बनाया। तुम देव निर्मितम देशम ब्रह्मवर्तम प्रचक्षते, ये दुनिया ये बनाया है जो आर्यवर्त। तो दैट इज वन इम्पोर्टेंट चंक। फिर अगर आप जो ना ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे, महात्मा बुद्धा का जो जितने भी थियरीज थे, एंड ही वॉज एन ईस्टर्न इंडियन, क्योंकि नेपाल का लुम्बिनी में उनका पैदा हुआ। फिर बोध गया में उनका बौद्धोदय हुआ। उनका फर्स्ट स्पीच जो हुआ है वो सारनाथ में हुआ। कुशीनगर में उनका मृत्यु हो गया। सो दैट वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग, क्योंकि एक तो ब्राह्मणिज्म में था, दूसरा जो ना एक अलग जो ना सोच है वो डिफरेंट। उसी तरीके से जो सेंट्रल इंडिया में भी उसी तरीके से सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टेम्पल्स जो ना ये पूरा सेंट्रल इंडिया में है अब भी। जैसे खजुराहो का मंदिर है, यह हमारा बटेश्वर का मंदिर है जहाँ मैंने डाकुओं के साथ जो ना काम किया था। बहुत अच्छे मंदिर है। और सदर्न इंडिया में अगर जाके जो ना पूरा महाबलीपुरम का जो मंदिर है, और ये है बृहदीश्वरा टेम्पल है, गंगईकोंडा चोलपुरम टेम्पल है। महाराष्ट्र में जाएंगे अजंता एलोरा, वो सब जो है इतनी बढ़िया मोन्यूमेंट है। यूपी में आपको ताजमहल है, फतेहपुर सिकरी है। तो इंडिया के कई जगह पे आई मीन वी आर ब्लेस्ड विद सो मेनी दिस वन हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स। सर ये आपने एलोरा की बात करी, मैं एलोरा के मंदिरों की पिक्चर देख करके एक बार लगाओगे कैलासा मंदिर एलोरा। ये सर ये टेक्नोलॉजी मेरे को ऐसा लगता है कि आज भी अगर किसी को पहाड़ ऊपर से काट करके इस तरह की टेक्नोलॉजी विद ऑल द स्कैनिंग दैट वी हैव, ऑल 3D इमेजिंग दैट वी हैव, ये सर ये पहाड़ के ऊपर से किसी ने जो है ये सोचा कि इसको चिजल से तोड़ना शुरू करते हैं पहाड़ को, और इतना सुंदर मंदिर बना दिया जहाँ पर वो ऊपर से प्लानिंग करके तोड़ देते कि यहाँ पर हाथी आएगा, यहाँ पर खिड़की आएगी, यहाँ पर इतनी बारीक इसके अंदर काम कर रखा है। और आप एक सिंगल रॉक से तोड़ दो, एक सिंगल रॉक तोड़ दो आप, यानी एक गलती हुई तो आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। एक गलती में पूरा पहाड़ आपका जो है वो खराब हो गया, और उतनी एक्यूरेसी से ये तोड़ दिया है। इन इंडिया इस तरह की टेक्नोलॉजी थी। मतलब ये सर ये साइट के बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, ये तो कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसलिए बहुत सारे लोग जो ना कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स मैंने देखा है वो भी कहते हैं ये तो बिल्कुल यहाँ के लोग नहीं, यहाँ के मेन जो ना इंसान के काम नहीं है, ये एलियंस की का काम है। तो करके मुझसे खुद जो ना उन लोगों ने कहा। खैर हम लोग जो ना एलियन की थियरी जो ना आर्कियोलॉजिस्ट तो मानते नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है। देखिए ऊपर से इतनी महीन सिंपल टूल आजकल का जो ना टूल्स वगैरह नहीं था, सिंपल टूल्स ने इंसान ने कैसे सोचा कि यहाँ ये हाथी आएंगे, यहाँ ये हाथी आएंगे, उसी के ऊपर जो ना ये पूरा टिकेंगे, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में। ये नहीं कि दूसरे ऑर्डर में नहीं, कैसे इंसान ने किया। लेकिन हमें उसी टाइम में ये भी देखना पड़ेगा इसी तरीके का क्रिएशन जो ना चाइना में भी हुआ है, इसी पीरियड में ही हुआ है। 7th ये तो खैर तो 8th-9th सेंचुरी का है जो एलोरा का है, और उसी पीरियड में और उसके पहले भी 5th सेंचुरी BC से भी और भी जगह पे हुआ है। ऐहोल है, पट्टडकल है, बादामी है, ये सारी जगह पे जो ना इसी तरीके का काम है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। उसी तरीके का काम जो ना चाइना में भी हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम जो ना अगेन वी हैव टू पुट दम इन वर्ल्ड कंटेक्स्ट। तब जो ना वर्ल्ड कंटेक्स्ट में आप रखेंगे, तब जो ना ये पता रहेगा कि कितना क्या ज़बरदस्त काम था। एंड दैट वाज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दैट टाइम। कभी कुछ जगह पे हम आगे हैं, लेकिन कभी कुछ जगह पे चाइनीज भी आगे हैं। क्योंकि पैरेलली काफ़ी सारे अच्छे बड़े सिविलाइजेशंस इस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। इसमें सर जो मैं भी पढ़ रहा था, तो जो ऐसा कहीं पर जिक्र आता है कि जो आर्टिस्ट थे वो जिनको इस तरह के काम का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, उनको जोड़ करके लाया गया था इस साइट पे,
ताकि ये एंड रिजल्ट मिल पाए विद ह्यूज फंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चालुक्यंस जो ना, ये ऐहोले पट्टडकल बादामी वगैरह में जो ना बहुत ज़बरदस्त काम इसी तरीके से, जैसे आप ऐहोले में जाएंगे या पट्टडकल में जाएंगे या बादामी में वो स्टोन और भी बहुत ही खूबसूरत स्टोन है बादामी वाला, तो बिल्कुल एकदम जो रेडिश सैंडस्टोन जैसे लगेगा, उसमें वहाँ काम हुआ है। वो जो जितने भी उनका अनुभव था वो फिर जो ना यहाँ लाके उसका कल्बिनेशन यही हुआ है। सर, जो बीच में आपने बात करी अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनास की, जो आर्कियोलॉजी में बहुत ज़्यादा जल्दी लोग उस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, आपको कोई ऐसी साइट ग्लोबली लगती है जो देख करके, जैसे पिरामिड्स की बहुत बात करी जाती है कि वहाँ पर शायद ऐसा कुछ था। इंडोनेशिया में भी एक साइट है, वहाँ पर ये बोला जाता है कि शायद ये पिरामिड है पहाड़ के नीचे या क्या है, हमको नहीं पता है। बट इस तरह के विशाल स्ट्रक्चर्स विद सच प्रिसाइज एक्यूरेसी, ज्योमेट्री, मैन पावर, मसल पावर रिक्वायर्ड जो उसको बनाने के लिए चाहिए, किस तरह से सर आप देखते हो कि हम साइंटिफिकली इसको कैसे देखें? इनएक्सप्लिकेबल है, कभी कभी इनएक्सप्लिकेबल है, कभी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका पिरामिड है, तो पिरामिड में कुछ पत्थर जो यूज किया है उस जमाने में उसका वेट है 20 टन। आजकल का आप सिंगल स्टोन का कुछ, और आजकल एक ट्रक जो है ना आपको तो 12 टन तक ले जा सकते हैं, और रोड अच्छा है तो। जमाने में कोई रोड नहीं था, आपके पास जो ना सिंपल चैनी हथौड़ी सिंपल टूल्स है, ह्यूमन लेबर है या एनिमल लेबर भी सोच लीजिए। उससे कैसे लोगों ने इतनी दूर से जो ना पत्थर कैसे लेके आया। एंड पिरामिड का जो हाइट है दैट इज 480 फीट, जो टॉप का जो स्टोन है। ताजमहल सॉरी कुतुब मीनार का जो हाइट है वो दैट इज ओनली 238 फीट। पिरामिड का आधा या पिरामिड डबल है, और ये 240 समझ लीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, और उसका डबल है। कैसे उन्होंने किया? लेबनान में कुछ पत्थर ऐसी जो काट के रखा है दैट इज इट इज वेइंग 1600 टन। कैसे इंसान ने कटा कैसे होगा? तो कुछ चीजें जो ना आपको झंझोड़ेंगे, सवाल पूछेंगे, कोई जवाब आप दे नहीं सकते। तो यानी है आर्कियोलॉजी में भी इस तरह के चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है, या आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर उसको आप कैसे भी एक्सप्लेन कर लो। सही मुश्किल है। हाँ, तो सर इसके अगर हम थोड़ा और आगे आएँ, और जो ये इंडिया में आपने जो राम मंदिर का जब एक्सकवेशन करा, अयोध्या में जो एक्सकवेशन करा, वहाँ पर मैं जितना पढ़ रहा था कि 1990s में ही आपने ये बोल दिया था ऑलरेडी कि यहाँ पर अंदर मंदिर के अवशेष हैं। आपको लगता है कि ऐसा क्या दिखा था आपको वहाँ पर जिससे ये पुष्टि हो गई थी आपको? नहीं, मैं तो जो प्रोफेसर बीबी लाल साहब का जो टीम था, एक्सकवेशन का टीम, मैं उसी का एक मेंबर था। 1976-77 में गया था। तो मस्जिद तो खैर तो उसमें विवाद था, लेकिन इतना बड़ा विवाद नहीं था। तो हम लोग जब वहाँ गए तो खैर तो एक पुलिस वाला था, उन्होंने मुझे रोक दिया। तो हमने कहा हमको तो विवादों से कोई मतलब नहीं, हम तो शोध करते हैं, तो रिसर्च के लिए आए हैं। तो बेचारे ने तो अंदर जाने दिया। तो जब जाके देखा वो मस्जिद जो टिका हुआ था, उसमें से 12 पिलर्स मंदिर का पिलर्स है, जिसमें बहुत बहुत साफ जाहिर था, क्योंकि उसमें पूर्ण कलश था। तो पूर्ण कलश आपको जो सिर्फ मंदिर में ही मिलेंगे, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते। फिर कुछ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का स्कल्पचर्स दीवार में थे, उसको ये डिफेस किया था, लेकिन बहुत साफ था कि जो ना ये हिंदू स्कल्पचर्स है करके। फिर लाल साहब ने जब एक्सकेवेशन किया तो ये पिलर्स खड़े रखने के लिए जो बेस ब्रिक बेस चाहिए, तो वो ब्रिक बेसिस मिला।
उसके बाद जो है कई जो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का जो टेराकोटा हम लोग कहते हैं उसकी स्कल्पचर्स मिले। तो इसी लेकिन वो ज़माना एक अलग था, इतना एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं था, तो लाल साहब ने भी कोई इश्यू बनाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने गलती किया, वो सिर्फ हिस्टोरियन से आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, आर्कियोलॉजी वो जानते नहीं है। उनका न्यूज़पेपर वालों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि लाल ने एक्सकेवेशन किया है बट ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग एसोसिएटेड विथ टेम्पल्स, जिसकी वजह से अब मुसलमानों को वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है करके उन्होंने खुद जो ना जज बन के उन्होंने फैसला दे दिया। तो जाहिर सी बात है लाल साहब को अपने को डिफेंड करना चाहिए, उन्होंने डिफेंड किया। लेकिन अब उनका सपोर्ट में कोई आदमी आना चाहिए। सपोर्ट में हम लोग इसलिए आ नहीं सकते हैं कि हम लोग जन्म सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। तो आपको जो ना गवर्नमेंट सर्वेंट जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक ऑन सच ए सेंसिटिव इश्यू यू कैन नॉट मेक एन स्टेटमेंट ऑल्सो। लेकिन मैं उस टाइम में मद्रास में था, आई वाज डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट था। मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस में, दैट वाज ऑन 15 दिसंबर 1990, कि इसमें से कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, ये सब जो ना हिस्टोरियंस है। नंबर 2, जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ये पूरे की पूरा फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि हमको मंदिर के कई अवशेष आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में मिला है, वो सब जो ना छुपाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं और जो ना ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। और ये जब एक्सकेवेशन हो रहे थे तब भी विजिट नहीं किया साइट, उसके बाद जो ना उसके पहले भी विजिट नहीं किया, बाद में भी विजिट नहीं किया। तो ये सब चीज़ें जो ना मैंने बहुत खुल के इन लोगों के ख़िलाफ़ लिखा, क्योंकि उस ज़माने में इनके ख़िलाफ़ लिखने में लोग डरते थे, क्योंकि इनका कई कनेक्शंस थे, आर्कियोलॉजिस्ट को उतना कनेक्शन रहते नहीं। फिर मैंने एक चीज़ और कहा, ये अयोध्या हिंदूज़ के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना मुसलमानों को मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है। मुसलमान के लिए ये सिर्फ एक मस्जिद है, ये प्रॉफिट मोहम्मद से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर प्रॉफिट मोहम्मद से कनेक्शन होता मैं भी उनके सफ में खड़े हो जाता। ये मस्जिद ये कहीं पर भी बना सकते हैं। एंड वहाँ मुस्लिम परसेंटेज क्या था, इट वॉज ओनली 4 to 5% था, नमाज पढ़ने के लिए भी कोई आएगा नहीं। तो मुस्लिम शुड हैव विलिंगली हैंडेड ओवर द स्ट्रक्चर फॉर हिंदू कम्युनिटी फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए मैग्निफिसेंट टेम्पल, ये मैंने बयान दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने वो पूरे अपने सारे एडिशन में उन लोगों ने पब्लिश किया। तो मैं पहले भी इन लोगों से लड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं आई वॉज इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, खासतौर इरफान हबीब जो ना क्या क्या काम करेंगे वो मुझे अच्छी तरीके से मालूम था, क्या उनका आई न्यू हिम वेरी वेल। मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल मैं जानता था, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं कई चीज़ों में, तो वो मैं जानता हूँ। मुझे रोकने के लिए उन्होंने पहले भी जो मैंने वो स्टूडेंट ऑल्सो उन्होंने बहुत कोशिश किया। जब मैं आर्कियोलॉजिस्ट बना, मेरा पूरा जो मैंने बहुत बड़ा डिस्कवरी किया था, द डिस्कवरी ऑफ अकबर्स इबादत खाना, वो जो सारे मज़हब के बुला के जो उन्होंने दीन इलाही जो चलाया था, सो दैट वाज द नर्सरी ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। वो डिस्कवरी मैंने किया था, वो इन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था, तो मैंने इनका मॉडस ऑपरेंडी जानता था। तो आई एक्सपेक्टेड दे विल मेरे खिलाफ जो बयान देंगे, लेकिन बयान देने की हिम्मत इन लोगों को हुआ नहीं है। फिर बाद में जो ना सभी वो क्या किया, मेरे ऊपर एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट को ऊपर दबाव डलवाया। तो सेक्रेटरी वाज एट दैट टाइम आरसी त्रिपाठी। उन्होंने मुझसे कहा, जो आपने कहा है वो हम सबको पता है, बट यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, व्हाई डिड यू मेक सच ए स्टेटमेंट, यू शुड हैव टेकन द परमिशन। तो मैंने कहा, सर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, एक दुनिया के भलाई के लिए मैंने किया है। एंड देन आई जस्ट कोटेड लोक संग्रह में वापी संवश्यन कर तुम अर्हसी, जो भी आप करेंगे वो दुनिया का भलाई के लिए कीजिए। तो वो बहुत नाराज हो गया मुझे, आई एम ए ब्राह्मण फ्रॉम इलाहाबाद, तुम मुझे संस्कृत सिखा रहे हो, अभी मैं सस्पेंड करूँगा। तो मैंने कहा जो भी एक्शन आप लेना चाहे सर ले लीजिए, और लेकिन जो मैंने अच्छाई के लिए किया है।
फिर मैंने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेया, मैंने अपना ड्यूटी किया है जिसके लिए अगर आप जो ना मौत भी जो ना उसके लिए कबूल है करके। तब उन्होंने कहा वेल मिस्टर मोहम्मद, यू हैव डन द राइट थिंग, इट शुड हैव बीन स्पोकन बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट, यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, इट शुड हैव बीन स्पोकन बाय ए मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट एंड यू आर ए मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन आपके ऊपर एक्शन लेना है। लेकिन तब तक जब मद्रास यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स थे एंड देन आई महादेवन करके एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर, तो वो लोग सब इंटरव्यू किया, तो सस्पेंड नहीं किया, मुझे ट्रांसफ़र किया फ्रॉम मद्रास टू गोवा, इतना ही हुआ, कोई और एक्शन नहीं हुआ। सर ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में और स्पेसिफिकली जब हम इंडियन सिविलाइजेशन देखते हैं, हमेशा हमने ये मंदिर देखे, और मंदिर एक बहुत ही सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी सिविलाइजेशन माना जाता है। सबसे विशाल स्ट्रक्चर जो किसी भी सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन में पाया जाता है इंडिया में, वो मंदिर होता है। इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है इस स्ट्रक्चर की? क्योंकि मंदिर जो हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो इंसान जो है अपना घर कहाँ बनाता था? पानी का सोर्स जहाँ पर हो, फर्टिलिटी हो सॉइल की, या जहाँ पर अवेलेबिलिटी अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज हो, चाहे वो अगर मीट ईटिंग सिविलाइजेशन है तो एनिमल्स की अवेलेबिलिटी हो, या फिर पेड़ पौधे सब कुछ हो। तो पर मंदिर इतना बड़ा सेंटर पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन क्यों होता था? क्योंकि आपको जो ना पूरे की पूरी एक्सिस मुंडी कहते हैं। एक्सिस मुंडी जो ना आप कहीं से भी देखे तो इसको विजिबल नज़र आना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें उसी ऊपर जो ना टिका हुआ है। तो इसलिए जितने भी सिविलाइजेशन आपने ग्रीक सिविलाइजेशन में देखिए, तो वो अगोरा कहते हैं, तो बिल्कुल एकदम जो ना पहाड़ के ऊपर होगा। तो ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस जो ना जितने भी है, वो हमेशा हम लोग जो ना, जैसे हमारा कैलाश है, तो उसी तरीके से ऑल ऑफ देम आर लिविंग इन दैट दिस वन ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स। तो हमेशा जो ना उसको एक सिद्ध स्थान मानते थे हमेशा। इन एवरी सिविलाइजेशन इट वाज लाइक दैट वन। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में वो जिगुरत कहते थे, बिल्कुल एकदम टॉप में जो ना होगा, वहाँ जो ना लॉर्ड जो ना वॉट एवर इज गॉड इज देयर, वही रहेंगे, एंड ही इज वॉचिंग ओवर द एंटायर यूनिवर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और यहाँ से हम लोग जो ना जब भी वेन एवर यू हैव ए प्रॉब्लम यू लुक टूवर्ड्स योर गॉड। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज में ये सब चीज़ें जो ना, बिकॉज एवरीथिंग वॉज ऑन द बेसिस ऑफ योर विजन, तो इसलिए जो ना वो हमेशा जो ना इट वॉज ऑन सच ए विजिबल दिस वन एरिया, एंड दैट हैड इट्स ओन वाइब्रेशंस ऑल्सो। हर जगह जो ना एक वाइब्रेशन होगा, दैट वाइब्रेशन वॉज देयर हियर ऑल्सो। सर ये जो पूरी आपने वाइब्रेशन की बात करी, आर्कियोलॉजिकल साइंटिफिक टर्म में ये वाइब्रेशन को एक स्पेसिफिक तरीके से देखा जाता है या समझा जाता है, या ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो इवन एज आर्कियोलॉजिस्ट यू जस्ट एक्सपीरियंस? सवाल आपने बहुत बढ़िया पूछा है। इवन एज एन आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस एंड विच इज इनएक्सप्लिकेबल। कुछ चीज़ें जो ना होने वाले हैं, दैट आपको कुछ इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, और रिलीजियसली यू कैन एक्सप्लेन, बट इफ यू आर नॉट ए बिलीवर देन हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन इट। तो कुछ मिस्टिकल फीलिंग और कुछ मिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऐसी आ जाते हैं विच आई एम अनएबल टू एक्सप्लेन है, और वो वाइब्रेशन भी है, बहुत जगह पे देखा है, एक्सपीरियंस किया है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सर आपके एज एन आर्कियोलॉजिस्ट आप बहुत एंशिएंट साइट्स पे गए अपने पूरे करियर में, ऐसा कोई जगह या ऐसी कोई एक्सकवेशन या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो आपको मिला हो, जो आपको ऐसा लगता है आज इतने साल पीछे देख करके कि यार वो एक ऐसी चीज़ मेरे को मिली है या मैंने देखी है अपनी आंखों से, जो बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी को? नहीं, ये जो काम टोटल जो हुआ है उसमें मुझे उसी तरीके का फीलिंग हुआ है। जैसे ये बटेश्वर का मंदिर इस ऑलमोस्ट 90 मंदिर, 90 टेम्पल्स पूरे की पूरा हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट किया, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ कोई जाके काम नहीं कर सकते हैं, जैसे चंबल है।
तो चंबल में उसी तरीके से जब मैं गया था, इट वॉज इन 2005 में गया था, तो उस टाइम में चंबल घाटी के अंदर जाने से लोग डरते थे, क्योंकि डकॉइट्स थे उस ज़माने में। जो निर्भय सिंह गुज्जर करके एक बहुत बड़ा डकॉइट था, और राम बाबू गडरिया दूसरा टाइप ऑफ वो थे। लेकिन मुझे एक फ़ायदा ये मिला, एक दरवाजे से पुलिस ऑफिसर विजय रामन उनका नाम था। अच्छा। तो हिज वाइफ वाज वर्किंग इन टूरिज्म डिपार्टमेंट, वीणा रामन। हाँ। तो उनकी जरिए जो ना आई गॉट इनटू द नेटवर्क ऑफ विजय रामन साहब, एंड इट वाज ही हु हैड शॉट दैट पान सिंह तोमर। आजकल अच्छा। पान सिंह तोमर की फिल्म भी है या हाँ। तो उनको इन्होंने ही मारा था इन एन ऑपरेशन विच एक्सटेंडेड ओनली 14 आवर्स पूरा। तो वो ये आदमी था। और गाजी बाबा करके एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था जो हमारा पार्लियामेंट हाउस बॉम्बिंग जो किया था, उसका मास्टरमाइंड। उनको भी कश्मीर में इन्होंने ही ख़त्म किया था। अच्छा, सो ये बिल्कुल आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर थे। आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर। और वहां पर चंबल में जो है आपके नेटवर्क में आ गए ये? नहीं, नेटवर्क का नहीं, मैं उनसे जाके जो ना मदद मांगा। तो ही वॉज फॉर्चुनेटली फ्रॉम केरला। तो उसके बाद जो ना फिर मैंने ये बताया, तो उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि एज एन आर्कियोलॉजिस्ट जो ना वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा। पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत मुश्किल से जाएंगे ऐसी जगह पे, बहुत डायरिंग पुलिस ऑफिसर जाएंगे ये, लेकिन यहाँ एक आर्कियोलॉजिस्ट जाने के लिए तैयार है, तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा। सो ही हैड अ लॉट ऑफ कनेक्शन, तो उन्होंने उनकी फ़ोन करके जो उन्होंने बता दिया। देन देयर वर सर्टेन सरेंडर डकॉइट्स थे ही, उन्हीं लोगों को जो ना, उसमें से एक को जो ना लखन सिंह उनका नाम था, लक्ष्मण सिंह असली नाम था, राठौर। उनको मैंने अपने ऑफिस में बुलाया भोपाल में, और उनसे बातें किया। फिर जो मदद करने वाले डकॉइट्स का, असली डकॉइट नहीं रहते लेकिन उनका मदद करते, उनसे बात किया, उनको सबको नौकरी देने के लिए प्रॉमिस किया। उसके बाद जो हम लोगों ने जो टोटली जो गिर गया था मंदिर, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया है बटेश्वर में, और रिकंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा काम हो गया। फिर जो ना दिस वर्क वाज सीन बाई, मुझे एक फ़ोन किया है एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडिया का बहुत नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड शी वाज ए फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, एंड शी इज़ ए राइटर ऑल्सो। अभी समझ गए हम। हाँ, सुधा नारायण, अभी हम समझ गए। सुधा ऐसी एक दो ही पर्सनालिटी है, मिसेस सुधा नारायण मूर्ति। और उन्होंने फ़ोन किया, मोहम्मद आपके साथ जो नज़र देखना चाहता हूँ। तो मैंने मैडम को पूरा दिखाया, दैट वाज इन 2018-19 में था। उनको बहुत अच्छा लगा, एंड शी गेव अस ए वेरी लिबरल ग्रांट, 3.75 लाख रुपीस उस टाइम में उन्होंने दिया। उस पैसे से, आधे पैसे से हमने जो काम, जिस काम के लिए पैसा दिया तो वो पूरा कंप्लीट किया। बाकी आधा पैसा जो सेव किया है, उससे जो 10 मंदिर और रिकंस्ट्रक्शन किया, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की थ्रू किया है। क्योंकि डॉक्टर दिस वन मनोज कुर्मी करके एक बहुत अच्छा वेरी रिसोर्सफुल आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर था, उन्हीं के अंडर में जो ना बाकी जो काम, क्योंकि तब तक मैं रिटायर हो गया था, तो उन्हीं के अंडर में काम हुआ। लेकिन मैं आई वॉज बाकी जो चीज़ें जो ना इन्वॉल्व, टोटली इन्वॉल्व था। तो इसी तरीके से एक ज़बरदस्त काम हुआ है, और इंडिया में जो टॉप आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन का काम जो हुआ है, उसमें द टॉप मोस्ट यही हो सकता है। इससे बड़ा और कोई काम, इतना बड़ा काम जो इतना कम पैसे से हुआ नहीं है। सुधा मूर्ति जी को जब आप साइट पे लेकर के गए, तो ऐसी कौन सी चीज़ उनको छू गई कि उन्होंने कहा ये वाला काम जो है ये पूरा करो, इसके पैसे मैं फंडिंग करती हूँ? वो कई मंदिर था, कई गिरा हुआ था। एक मंदिर था वो बिल्कुल एकदम गिरने वाले थे, एंड दैट वाज ए विष्णु टेम्पल। बिल्कुल वो गिरने वाले ही था। वो जो हम लोग जो ना कहते हैं, इतना टूटा हूँ मैं, छूने से बिखर जाएंगे, बिल्कुल उतना खस्ता हालत में था। तो उनको भी बहुत ज़्यादा उनका दिल को छू लिया होगा। अगर जो ना, अगर जल्दी हम काम नहीं करेंगे, ये किसी भी दिन जो ना, किसी भी
मोमेंट में ये गिर सकते हैं, देन इट माइट हैव टच्ड हर ऑल्सो। और उन्होंने कहा कि, तो हमने भी उनसे पूछा कौन सी मदद, तो मैंने कहा इसी का सबसे खस्ता हालत है, इसीलिए जो ना इसके लिए अगर आप फंडिंग करेंगे तो दैट वुड बी ए ग्रेट सर्विस। तो मैडम ने तो खैर तो इमीडिएटली एग्री किया, लेकिन तब तक जो ना कोविड आ गया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया मैडम को, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद क्या करूं, अभी तो सारे फंड हमने कोविड के लिए किया। तो मैंने कहा मैडम ये अगर मौका अगर निकल गया तो फिर जो ना ये मंदिर शायद गिर जाएगा, तो इसका पूरा पैसा मत दीजिए, इसमें एक 50 लाख आप पहले जो ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इट इज़ अ वंडरफुल सोल्यूशन। उन्होंने 50 लाख इमीडिएटली उन्होंने वो किया, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पूरा काम पूरा हो गया है। लेकिन अब भी और भी मंदिर है वहाँ जिसमें काम होना है। But sir, for the service that you've done for our nation, for the service that you've done for our heritage, and for conserving our perspective towards our own civilization, I think that is the work that a real archaeologist only can do. And thank you for all this entire stellar career that you've had, with so much happening in it every decade. और मेरे को लगता है सर कि इस तरह के डीप में जाकर के शायद ही कुछ गेस्ट हैं जिनके साथ बात हो पाती है। तो पॉडकास्ट पे सर हमारे लिए टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत मन था मैं और लंबा बैठूं, मुझे पता है आपको एक डिनर अपॉइंटमेंट भी है, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर शेड्यूल, बट थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। वो इसलिए भी है क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व इसलिए भी हूँ, मेरे दिल में भी एक छोटा सा एक गाँव है, वो ये है मुसलमान जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने बहुत मंदिर तोड़ा है, बहुत सारे कत्लेआम किया है। मैं मानता हूँ क्योंकि मैं बहुत करीब से ये सब चीज़ें देखा है। ऑल द मॉन्यूमेंट इट वॉज इन, चाहे सिर्फ वो हाँ का नहीं, आई मीन गुजरात में जो हुआ है, मथुरा में हुआ है, कई जगह पे हुआ है। तो नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, उस जो गलतियों को एहसास करने की एक अपॉर्चुनिटी है, उसको पश्चाताप करने का एक मौका है, एंड देन रियल सर्विस की जरिए जो ना उसको पश्चाताप को जो ना और लोगों तक जो ना पहुंचाने का। सो दैट वाज एट द बैक ऑफ माय माइंड, मुझे उन गलतियों को मुझे पश्चाताप करना है, एंड इट इज़ दैट मेंटालिटी विच इज़ ऑपरेटिंग बिहाइंड माय माइंडसेट। इसलिए इतना जो आई मीन जो साहस किया है। तो ये पैगाम भी लोगों तक जाना चाहिए, हम लोगों तक, जनता की जो गलतियां हुआ है उसको बस जब अगर आप समझेंगे तब जो ना आधी गलतियां जो ना बिल्कुल उसका सुधार हो जाएगा। बाकी जो ना हम कर्मों की वजह से करते हैं। सो इसके लिए एक बहुत छोटी सी कोशिश है। सर एक जाने से पहले एक व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, और आजकल हम देखते हैं कि लोग बहुत भावुक हो जाते हैं मुद्दों को लेकर के, उसके लिए एक व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज अगर आपको देना है तो क्या देंगे? नहीं, ये जो जितने भी जो हमारे पास है वो जो अपने विरासत है, ये न हिंदू का है, न मुस्लिम का है, न क्रिश्चियन का है, ये इंडिया का विरासत है। तो इसको जो ना बिल्कुल उसी तरीके से ले लीजिए, यू टेक इट एज योर ओन नेशंस हेरिटेज। इसको न हिंदू में, न इस्लाम में, न क्रिश्चियनिटी में बांटिए मत, इसको अपनाइए, इसको सहज के रखिएगा, देन यू पास इट ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। यस, थैंक यू सर, दैट इज वेरी वेरी डीप, एंड समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।